Hi guys, my name is Kaviri and you are watching Clad Prep Adventure of Time and in today's session हम बात करने वाले हैं MVA के बारे में। अब आप सोचेंगे MVA क्या है? What is MVA? See, Motor Vehicle Act is an act which regulates जो भी आपके सड़क पे चल रहा है, सिंपल सा हिसाब किताब। लेकिन ये जो एक्ट है ये लॉ कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, अब लॉ क्या होता है पहले समझते हैं। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, और कम्युनिटी थ्रू गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब लॉ क्या होता है? लॉ एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो किसी कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कंट्री को रेगुलेट करते हैं, उसके सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए बनाए जाते हैं। और ये क्या रेगुलेट करते हैं? सारे के सारे एक्शंस जो उस कंट्री या उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। अब हमारी इंडियन कम्युनिटी या इंडियन एज अ नेशन जो है, इंडिया एज अ नेशन जो है, उसमें मेंबर्स कौन है? सिटीजन्स, ठीक है। नॉन मेंबर्स कौन है? नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर्स, ठीक है। सो हम उनके लिए लॉ बनाते हैं। तो क्या हमारा लॉ फॉरेनर पे अप्लाई नहीं होता? उनके लिए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आउटसाइडर्स के लिए क्या होंगे, ठीक है। ऑल लॉज इन द कंट्री वेदर ऑफ द यूनियन और स्टेट हैव टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सी, कोई भी हो, चाहे आप सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, आपको किस चीज को कंप्लाई करना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 वाले ईयर में आया था, मतलब आया था एज एन इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को वो इन्फोर्स हुआ था एंड इनैक्ट कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ी सिंपल सी बात करता है, वो बोलता है कि द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन or social group that determine the power and duties of the government and guarantee certain right to the people on it। तो बेसिकली ये एक टेरिटरी के ऊपर गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। एट द सेम टाइम ये बोलता है कि भाई कुछ ना कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज होंगी उस गवर्नमेंट की। सो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी है? नहीं। ये क्या है? ये डिफरेंट लॉ मेकर्स ने बोला है। अब जेम्स मैडिसन है ये, ठीक है, इन्होंने डिफाइन करी थी ये डेफिनेशन, ठीक है। मूविंग ऑन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? B.R. अम्बेडकर को। अब आप मुझे बोलो कि सर आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में ज्ञान क्यों दे रहे हो? हम तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ने आए। सी, मोटर व्हीकल एक्ट ओरिजिनेट कहाँ से होता है? हम ग्रैंड नॉर्म की बात कर रहे हैं। उसका मेन मूलभूत सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है, उसका ओरिजिनेशन है वो किसके वूम से आया है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेट्स सी कैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब इसमें 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है, इट एन्यूमरेट्स द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ एंड डिमार्केट्स द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो मतलब हमने 12 शेड्यूल में से 7th नंबर का जो शेड्यूल है, 12 शेड्यूल्स जो है उसमें से आपका जो 7th शेड्यूल है, तो 7th शेड्यूल के अंदर हमने क्या बात करी? हमने 3 बातें करी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या है? अगर यूनियन गवर्नमेंट को किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाना होगा तो उसको इस एंट्री के हिसाब से सब्जेक्ट बनाना होगा। मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ एंट्रीज दी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं जिन पे ही यूनियन लॉ बना सकता है। ऐसे ही स्टेट लॉ भी बोलता है। तो स्टेट लॉ के अंदर भी कुछ ऐसे एंट्रीज दी हैं। स्टेट जो लिस्ट है उसके अंदर कुछ ऐसी एंट्री दी जिसपे सिर्फ और सिर्फ कौन लेजिस्लेट करेगा? स्टेट लॉ। एंड कॉन्करेंट में बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन डिसाइड अमंग देमसेल्व्स, पर सुपरसीड कौन करेगा? यूनियन, मेजॉरिटीली। सो बेसिकली में यूनियन और स्टेट के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया कि आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगी। आप सेंट्रल लेवल पे क्या करोगे, आप स्टेट लेवल पे क्या करोगे, ठीक है। मूविंग ऑन, जो 3 लिस्ट हैं ABC, ईच हैज अ नंबर ऑफ एंट्रीज। A मतलब यूनियन, B मतलब स्टेट, C मतलब कॉन्करेंट, ठीक है। एंट्री नंबर 23 याद करो, मैंने बोला था ना मोटर व्हीकल एक्ट का ओरिजिनेशन कहां से होता है? यहां से होता है। एंट्री नंबर 23 ऑफ लिस्ट A मतलब यूनियन लिस्ट की बात हो रही है। इट डील्स विद द मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हमारी एंट्री नंबर 23 में दी है लिस्ट A के अंदर। द सब्जेक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल्स इज डेल्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करा जाना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री कंसर्न्ड विद द मोटर व्हीकल लॉज इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशली एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जो मोटर व्हीकल वाली सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके लिए मिनिस्ट्री बना दी। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ SC/ST है। तो ये क्या करता है? ये डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स को रेगुलेट करते हैं ये मिनिस्ट्रीज। उनके रिगार्डिंग लॉज बनाते हैं, उनके रिगार्डिंग चीज़ों को स्थापित किया जाता है, एक राइट बनाया जाता है, उसकी लाइबिलिटी एस्टैब्लिश करी जाती है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है।
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है? नहीं, ये मोटर व्हीकल एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। द सब्जेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल इज डेल्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री कंसर्न्ड विद द मोटर व्हीकल लॉज इन इंडिया। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इट्स नॉट मोटी, इट्स मॉर्थ, ठीक है, रिक एंड मोटी नहीं है ये, ठीक है। द मिनिस्ट्री हैड 2 सेपरेट विंग्स, 2 सेपरेट विंग्स हैं, एक है आपकी रोड्स विंग, एक है आपकी ट्रांसपोर्ट विंग। अब रोड विंग क्या है? रोड विंग बोलता है कि भैया जो भी आपके नेशनल लेवल के जस्ट अ सेक, यस, रोड विंग बोलता है जो भी आपके नेशनल लेवल के हाईवेज होंगे उनका डेवलपमेंट एंड उनका मेंटेनेंस आपके रोड्स विंग का काम है, ठीक है। मूविंग ऑन, ट्रांसपोर्ट विंग बोलता है जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट रहेंगे और मोटर व्हीकल लेजिस्लेशन रहेंगे वो इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन कि भाई हमने ये जो MORTH देखा, इसके अंदर 2 विंग्स देखी, इनके डिफरेंशियल काम भी है, ठीक है। पर अगर मैं देखूं कि यार इसके अलावा कोई दूसरे लॉज हैं मेरी नेशन के अंदर मोटर व्हीकल को रेगुलेट करने के लिए, तो यस, देयर आर मल्टीपल लॉज। हम एक एक करके उन सारे लॉज के बारे में जानेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ जो हम देखते हैं वो है फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट। ये काफी ज्यादा पुराना लॉ है, ठीक है। ये उस टाइम पास किया गया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। तो 1855 का लॉ है, फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ। एन एक्ट टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू फैमिलीज फॉर लॉस ओकेजन बाय द डेथ ऑफ अ पर्सन कॉज्ड बाय एक्शनेबल रॉन्ग। बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से बोला है भाई, बोला यह है कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा जाएगा फैमिलीज को अगर लॉस हुआ है उनको डेथ ऑफ अ पर्सन से, ठीक है। डेथ होने के रिगार्डिंग इस फेटल एक्सीडेंट, मतलब फेटल एक्सीडेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट, द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रहेंगे वो इस एक्ट के अंदर आएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट, ठीक है। काफी सारे कॉर्पोरेशन बनते हैं, एसोसिएशन बनते हैं, बॉडीज बनती है, उन बॉडीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मूविंग ऑन, 1956 का नेशनल हाईवे एक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ना जो आपकी ट्रांसपोर्ट विंग है, रोड विंग है, वो क्या क्या करती है, तो ये रोड विंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, ठीक है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन हाईवेज टू बी नेशनल हाईवेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड, मतलब कुछ जो जगह रहेंगी वो नेशनल हाईवेज बनाई जाएंगी कि नहीं जाएंगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत है। प्लस उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, उसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या लेआउट प्लान्स रहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट। अब मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर वेलफेयर ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड रेगुलेट द कंडीशन ऑफ द वर्क। अब हमने देखा कि भाई मोटर ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं या जो दूसरे वर्कर्स होते हैं, अलाइड वर्कर्स, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में पूरा हेल्प करते हैं इधर से उधर जाने में, उनकी जो कंडीशंस है वो काफ़ी डिलैपिडेटेड कंडीशंस में रहते हैं, काफ़ी डेप्रिशिएटेड कंडीशन में रहते हैं एंड उनको इतने डिंजी एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है कि दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर डिग्निफाइड लाइफ। सो हमने उनके बेटरमेंट के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट पास करा कि उनको कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस देना जरूरी है, कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ये है 1961 का पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। अब पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। सी, ये आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का एक फंड बनाता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू persons affected by accidents during handling any hazardous substance and for matters connected therewith। अगर कोई hazardous substance कैरी करा जाएगा पब्लिक स्पेस में, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फॉर एग्जाम्पल एक टैंकर जा रहा है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम है, ठीक है, एंड वो जो टैंकर के अंदर पेट्रोलियम है उसका ब्लास्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली जयपुर में केस हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, एंड यू शुड रीड अबाउट दैट केस। उसके अंदर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। तो हजार्डस सब्सटेंस के रिगार्डिंग कोई भी एक्सीडेंट्स होंगे तो इसी में आएंगे। नेक्स्ट है 1988 का द मोटर व्हीकल एक्ट। अब हमारे लिए क्या मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना पूरा इंपॉर्टेंट है? सी द पॉइंट इज, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं वो पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोटर व्हीकल को रेगुलेट करने के लिए इसको एज अ कंसोलिडेशन लॉ बनाया गया। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। अब सी, ये डिफरेंट है नेशनल हाईवे एक्ट से, ठीक है। ये कौन कौन से जगह हाईवे बनेंगी उसके बारे में बात करता है वो वाला एक्ट, एंड ये वाला एक्ट जो है वो बोलता है डेवलपमेंट मेंटेनेंस
डेवलपमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, मैनेजमेंट रखा जाएगा, ठीक है, ये बात है इस बैलेंस में, ठीक है। मूविंग ऑन, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, ये मेरा फेवरेट है बिकॉज जब हम फाइनल ईयर में मैरिटाइम लॉ पढ़ रहे थे तो मैरिटाइम लॉ के टाइम पे हमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग एक मूट कोर्ट में प्रपोजिशन था। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं? कुछ मॉक कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स चेंज कर दिए जाते हैं ना, आपके हिसाब से उस प्रॉब्लम को ईज आउट कर दिया जाता है। दीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इसमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात थी और जो हमारा मेन थीम ऑफ द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन था वॉज मैरिटाइम लॉ। सो इट वॉज वेरी गुड टू रीड अबाउट दिस वेरी एक्ट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ये हमने लॉ स्कूल में जाके 4th-5th ईयर में पढ़ा था एंड आप इसको अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी गुड। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन of the multimodal transportation of goods from any place in India to a place outside India on the basis of multimodal transport contract and for matters connected therewith। मतलब मल्टी मोडल मतलब मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर आपने पुष्पा देखी है, पुष्पा मूवी देखी है, तो पुष्पा में वो चंदन की जो या जो भी लाल लकड़ी जो रहती है, ठीक है, उसको इलीगल तरीके से लेके आता है, उसको वो कितने डिफरेंट प्रकार से लेके आता है। अगर आपने पुष्पा 1 का इंट्रो देखा है तो उसमें बहुत ही मस्त तरीका है कि भाई हमने सबसे पहले लकड़ी को काटा, उसको एक ट्रक में भरा, ट्रक में भरने के बाद फिर उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करा, फिर उसको शिप से दूसरे पोर्ट पे ले गए, फिर शिप से वो एक कंटेनर में गई, फिर कंटेनर के बाद फिर उसको एयर शिप करा, उसको छोटे छोटे पीसेस करके। तो हमने क्या किया, डिफरेंट प्रकार के मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को यूज करा। सो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। सो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हम डिफरेंट प्रकार के मोड्स को यूज करते हैं तो वो इससे रेगुलेट होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज एक्ट। भाई नेशनल हाईवे आपने डिक्लेयर तो कर दिए, नेशनल हाईवे आपने मेंटेन तो कर दिए, बना भी दिए, पर उनके रिगार्डिंग ट्रैफिक, राइट टू वे, कौन लैंड को कंट्रोल करेगा, कितनी लैंड को कंट्रोल करेगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन होगा, तो इस एक्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 2002 का एक्ट था, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट। मूविंग ऑन, द कैरेज बाय रोड एक्ट। द कैरेज बाय रोड एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी क्यों है? क्योंकि इससे कुछ ना कुछ जगह पे सवाल बन सकता है। अगर मैं होता तो इसमें सवाल बनाता, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्ट्स हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ कॉमन कैरियर्स। जो कॉमन कैरियर्स होंगे, जो काफी सारी गुड्स को कैरी करते होंगे, ठीक है, उनके बारे में है। लिमिटिंग देयर लायबिलिटी इन डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स डिलीवर्ड टू देम टू डिटरमाइन देयर लायबिलिटी फॉर लॉस। उनकी लायबिलिटी कितनी होगी लॉस के टाइम पे? भाई आप एक शिप है और शिप में काफ़ी सारे गुड्स हैं, तो आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? उसमें सोने का आपको एक कंटेनर भी है जिसके अंदर काफ़ी सारा सोना है, आपने दूसरे कंटेनर के अंदर एप्पल्स है, तीसरे कंटेनर के अंदर बीफ है, चौथे कंटेनर के अंदर कुछ ऐसे गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, पांचवें कंटेनर के अंदर एक सुपर कार है। सो ये डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट आइटम्स है। तो आपकी लायबिलिटी किस रिस्पेक्ट में होगी? कितना इंश्योरेंस होगा आपकी लायबिलिटी का? अगर आप कैरियर हो तो कैसे? अब वैसे ही इसको हम धरती पे ले आते हैं। अगर ऐसे कैरियर्स होंगे जो कॉमन कैरियर्स होंगे और वो जैसे डिफरेंट प्रकार की चीज़ ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे बड़ा ट्रक होता है उसमें डिफरेंट प्रकार के आइटम्स आते हैं, तो उनकी लायबिलिटी कितनी होती है अलग अलग सिनेरियो में, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। अब ओकेजन बाय नेग्लिजेंस। अब इसमें बात क्या करते हैं, नेग्लिजेंस अगर आपकी होगी तो कैसे लायबिलिटी होगी? क्रिमिनल एक्ट्स होंगे आपके तो आपकी लायबिलिटी कैसे होगी? आपके सर्वेंट्स के द्वारा या एजेंट्स के द्वारा एक्ट होंगे तो कैसे लायबिलिटी होगी? और दूसरे कोई से मैटर जो कनेक्टेड है। सो इसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट एक्ट मानता हूं क्योंकि इसमें हमारा 2-3 रूल आ जाते हैं। पहला आता है नेग्लिजेंस, दूसरा आता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, तीसरा आता है क्रिमिनल एक्ट्स, चौथा आता है वाइकेरियस लायबिलिटी। सो कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लाइट पॉइंट ऑफ व्यू, और आप आगे शायद क्वेश्चंस भी देखेंगे अपने मॉक में ऐसे ही कुछ, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, Act number 59 of 1988. It came into force on 1st July 1989. तो बेसिकली 1st जुलाई 1989 को ये एक्ट आया था। क्या डेट याद करें इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये वाली याद कर लो, याद मत करो, नॉट इंपॉर्टेंट। कितने चैप्टर्स हैं नहीं याद करना, ठीक है, कितने सेक्शंस हैं नहीं याद करना, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है लेट्स अंडरस्टैंड। द एक्ट हैज टेकन इनटू अकाउंट चेंजेस इन द रोड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, पैटर्न ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट मूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स इन द रोड नेटवर्क एंड टेक्निक्स इन मोटर व्हीकल मैनेजमेंट। तो मतलब बेसिकली मोटर व्हीकल के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बातचीत करता है। ये किस चीज से डील करता है? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। कौन सा चीज यूज करी जाएगी फॉर मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे, कैसे पार्ट्स यूज किए जाएंगे? एंटी पोल्यूशन कंट्रोल, जो आप बोलते हैं ना गाड़ी का पीयूसी कराना पड़ेगा वरना फाइन लग जाएगा, ठीक है। सो एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, उसके बारे में बातचीत है। इश्यू ऑफ टेस्टिंग फिटनेस, गाड़ी फिट है कि नहीं, आप फिट हो कि नहीं,
बोथ द थिंग्स। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन मार्क्स। जो रजिस्ट्रेशन मार्क्स होंगे, चेसिस नंबर, बाकी सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। चलो, इट कैटेगराइजेस मोटर व्हीकल इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन साइज, टाइप एंड यूटिलिटी। सो बेसिकली हमने ये देखा कि साइज के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, और उसका पर्पस क्या है। साइज मतलब छोटी सी लॉरी है, इससे बड़ी लॉरी है, छोटा हाथी बोलते हैं जिसको, ठीक है, और फिर बहुत ही बड़ा सा ट्रक है, और फिर एक 6 व्हीलर ट्रक है, या फिर 18 व्हीलर ट्रक है, या 24 व्हीलर ट्रक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के व्हीकल्स के साइजेस के हिसाब से, उनके टाइप के हिसाब से कि कितने उसका इंजन है, एंड मतलब कितने हॉर्स पावर का इंजन है, प्लस उसकी यूटिलिटी क्या, उसको उस व्हीकल का पर्पस क्या है यूज करने का बेसिकली। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, गुड्स कैरेज, हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, इनवैलिड व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मैक्सी कैब, मीडियम गुड व्हीकल, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, मोटर कैब, मोटर कार, ओमनी बस, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, पब्लिक सर्विस व्हीकल, सेमी ट्रेलर, स्टेज कैरियर, टूरिस्ट व्हीकल, ट्रैक्टर, ट्रेलर एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब भाई मैं आपसे बोलूंगा आपने कितने प्रकार के व्हीकल देखे, तो आप मुझे मुश्किल से 10 से 12 टाइप्स बताओगे कि हमने स्कूटी देखी है, बाइक देखी है, बस देखी है, एम्बुलेंस देखी है, ट्रैवलर देखा है, लॉरी देखी, बड़ी लॉरी देखी, उससे बड़ा ट्रक देखा है, खाली वाला ट्रक देखा है जिसका आगे बस इंजन रहता है और पीछे पूरा खाली रहता है, ट्रेलर, और क्या देखा है, बस सर इतना ही कुछ देखा होगा यार। डिफरेंट टाइप के कार के नाम बता दोगे मुझे। XUV देखी है, ठीक है, सेडान देखी है सर, सुपरा, MK4, तो ये सब चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ व्हीकल किस में आता है। लेकिन असलियत में टाइप्स इतने सारे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। आपको इसके बारे में और जानकारी जाननी है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक एक चीज़ को टाइप करके उस पर इमेज सर्च कर सकते हो गूगल पे, एंड यू वुड बी अमेज्ड कि भाई स्टेज कैरियर क्या होता है, सेमी ट्रेलर क्या होता है, ओमनी बस क्या होती है, आपके आज तक के कॉन्सेप्ट ही हिले हुए थे। ठीक है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा बहुत खुद से जिज्ञासा डेवलप करोगे, क्यूरियोसिटी डेवलप करोगे तो बड़ा मजा आएगा तुमको। नेक्स्ट है गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज का मतलब क्या है, मींस मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड अडॉप्टेड फॉर यूज ऑफ सोनली फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। हैवी गुड्स व्हीकल क्या होता है भैया, वही होता है जो 1200 किलोग्राम तक का वेट वो ले लेता है। नेक्स्ट हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल होता है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल भी होता है जो इतने वेट को ले लेता है। इनवैलिड कैरेज। इनवैलिड कैरेज मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोटर व्हीकल जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया, कंस्ट्रक्ट करा गया नॉट फॉर द यूज ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल डिफेक्ट और डिसेबिलिटी, मतलब उसको बनाया इसलिए गया है कि जिस व्यक्ति को फिजिकल डिफेक्ट है बॉडी में तो वो उसको वैसे यूज कर सकता है, डिसेबिलिटी वैसे यूज कर सकता है। लाइट मोटर व्हीकल है, मैक्सी कैब है। क्या पता होना जरूरी है? हाँ, ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है, पर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की लीगल डेफिनेशन क्या है? इट मींस मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल। सी ये 3 इडियट्स का केस याद आ जाएगा आपको कि व्हाट हाउ डज अ मोटर स्टार्ट्स, हाउ डज अ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। ये वैसा ही है कि मोटर व्हीकल की एक लॉजिकल सी लीगल डेफिनेशन दे दी आपको जिसको आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रोपेल्ड डिवाइस, अगर मैकेनिकल प्रोपेल्ड डिवाइस नहीं तो मोटर व्हीकल डेफिनेशन में नहीं आएगा। अडेप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स विद द पावर ऑफ propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and includes a chassis to which a body has not been attached. ठीक है, but does not include a vehicle running upon fixed rails or vehicle of a special type and adapted for the use only in factory or in any other enclosed premises, or a vehicle having less than 4 wheels fitted with engine capacity of not exceeding 25 cc. So क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? भाई ट्रेन इंक्लूड नहीं होगी, बोल दिया। अगर किसी फिक्स प्रेमाइस के अंदर चीज़ें यूज हो रही तो वो इंक्लूड नहीं होगी। वो व्हीकल जिसके 4 से कम टायर है वो इंक्लूड नहीं होगा, और जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम होगी वो भी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एज लिमिट क्या है? No person under the age of 18 years shall drive a motor vehicle in any public place. 18 साल के नीचे कोई बच्चा ड्राइविंग नहीं कर सकता। लर्निंग लाइसेंस की बात अलग है, वो एक्सेप्शन। प्रोवाइड दैट अ मोटर साइकिल विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी, मतलब ऐसे 50 सीसी तक की गाड़ी आप चला सकते हो। 50 सीसी क्या होता है गूगल करना। ठीक है, मे बी ड्राइव, और कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है आपके चलाने के लिए वो भी गूगल कर सकते हो आप। मे बी ड्रिवन इन अ पब्लिक प्लेस बाय अ पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स, मतलब 16 से लेकर 18 साल के बीच में आपको एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करें। प्रोवाइड दैट मे बी ड्रिवन पब्लिक प्लेस में, मतलब 16 से 18 साल के बीच में आप 50 सीसी की गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, 50 सीसी तक की गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस में आपको कौन सी गाड़ी चलाने की अनुमति मिलती है वो दिया है यहाँ पे। ठीक है, सारी गाड़ियां नहीं चला सकते। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स शैल ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। कोई भी इंसान
अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स शैल ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपको कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट बी अ ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर से उधर बहुत सारे लोगों को पहुंचा रहे हो, वैसा नहीं बन सकते आप। नो लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी इशूड टू एनी पर्सन टू ड्राइव अ व्हीकल ऑफ द क्लास अनलेस ही इज एलिजिबल टू ड्राइव दैट क्लास ऑफ व्हीकल अंडर दिस सेक्शन। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रोड साइंस। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रोड साइंस होते हैं। ये जो रोड साइंस हैं ये हमें किसी न किसी चीज़ का अंदेशा देते हैं, एक प्रिजम्पशन देते हैं कि यार आगे क्या होने वाला है या आगे क्या सिचुएशन है। इन रोड साइंस को ध्यान से देखो और मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ ये रोड साइंस किस चीज़ के रिगार्डिंग है। 1 2 3 4, लेफ्ट वाला 1, सेकेंड इज 2, उसके बाद 3, फिर एक्सट्रीम राइट वाला 4। चलो, रोड साइंस नोटिफाई रोड यूजर्स ऑफ रेगुलेशंस। अच्छा, अगर कमेंट सेक्शन नहीं है तो यू कैन DM मी एज वेल, ठीक है, जब भी अपनी क्लासेस होंगी, ठीक है, कि सर ये जो साइन था इस बारे में था, ठीक है। Read road signs notify road users for all regulations and provide warning and guidance needed for safe and uniform thing। अब देखो इसमें बड़ी सिंपल सी बात की, रोड साइन क्या किस चीज़ की रिगार्डिंग, उनका पर्पस है ताकि लोग सेफ रहें, सब जगह रोड साइन सिमिलर रहें, यूनिफॉर्म रहें एंड एफिशिएंट तरीके से लोग चल सकें, लोगों को पता चलता रहे कि भाई आगे क्या चीज़ होने वाली है या फिर कैसे हमें अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, इस बारे में बातचीत है। टोटल 3 प्रकार के रोड साइंस हैं हमारे पास। एक मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस है, कॉशनरी एंड वार्निंग साइंस है, एंड इन्फॉर्मेटरी और गाइड साइंस है। आपको मैंडेटरी या रेगुलेटरी बोलो एक ही बात है, कॉशनरी या वार्निंग बोलो एक ही बात है, इन्फॉर्मेटरी या गाइड बोलो एक ही बात है। मूविंग ऑन, अब हम एक एक करके साइंस को देखेंगे। अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपको खुद पढ़ना है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। मैं आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं कराने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली दीज आर साइंस जो आपको गूगल में मिल जाएंगे आराम से। ये साइंस को अपने मन में बसा लो, ठीक है। एंड दिस इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, फॉर ओन लर्निंग। ये क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट दी साइंस मीन। यू नेवर नो, भाई क्लैट का मन करे तो वो आपको पिक्टोरियल रीजनिंग दे दे, क्लैट तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पैटर्न इज लाइक द पैटर्न कीप्स ऑन चेंजिंग। क्रिटिकल बोला था, एनालिटिकल रीजनिंग दे दिया क्लैट ने। तो लेट्स सी हाउ इट गोज कि और आगे क्या पैटर्न बदलने वाले हैं। मैंडेटरी रेगुलेटरी साइंस। सो क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि भाई ये जो टर्म्स हैं, लेफ्ट टर्न, प्रोहिबिटेड, यू टर्न, वन वे, ये इन टर्म्स का मतलब क्या है। भाई सबको पता है ये स्टॉप मतलब स्टॉप है, गिव वे मतलब आपको रास्ता देना है, वन वे मतलब एक ही तरफ रास्ता है, नो एंट्री मतलब जा नहीं सकते, वन वे है यहाँ पे सेम बात, ठीक है। नो वे बोथ डायरेक्शन मतलब आना जाना मना है, मोटर व्हीकल नहीं ले जा सकते पर पैदल तो जा ही सकते हो, राइट टर्न नहीं ले सकते, लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, ओवरटेकिंग करना अपराध है। अभी ओवरटेकिंग का साइन है भाई, मैंने तो बहुत कम जगह देखा है, हालांकि सब करते ही है। हॉर्न्स प्रोहिबिटेड है क्योंकि ऐसा एरिया है जो रेसिडेंशियल एरिया है या फिर वहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है या हॉस्पिटल है, ठीक है, ये रिलीजियस प्लेस है। स्पीड लिमिट इतना, ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा ही है। कंपल्सरी लेफ्ट टर्न, कंपल्सरी अहेड ओनली, एंड दीज आर डिफरेंट साइन दैट यू शुड नो। सो ये क्या है बेसिक आपके। अब दीज आर, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दे आर विथ रेड सर्कुलर रिंग एंड डायगोनल बार्स विथ ब्लैक सिंबल्स और एरो और लेटर्स ऑन विच on a white background. The red line indicates the prohibitory regulation, मतलब prohibition मानना ही चाहिए आपको। The diagonal red bar prohibits the action, कि ये नहीं करना है उस बारे में। The black symbol indicates the movement, black मतलब movement करना है। अब cautionary warning signs देखते हैं, ये किस बारे में बात करता है, let's see। ये उन बारे में बात करता है कि भाई हमें कॉशन मेंटेन करके चलना है। ये एक सर्टन प्रकार की वार्निंग साइन देता है। ये कब देता है, जब कोई ना कोई मिसहैप होने वाला है या कोई ना कोई जहाँ पे एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया है उनके बारे में। तो इट्स अ वार्निंग साइन। अ ट्रायंगुलर इन शेप विथ रेड बॉर्डर, ट्रायंगुलर शेप है। देखो जितने भी आप वार्निंग साइन देखोगे वो सारे के सारे ट्रायंगुलर इन शेप्ड है, ये वार्निंग है भाई। लूज ग्रेवल, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, स्कूल अहेड, मैन एट वर्क, क्रॉस रोड, गैप इन मीडियम, स्लिपरी रोड, नैरो ब्रिज, रोड्स वाइडन अहेड, रोड नैरो अहेड, स्टीप डिसेंट, स्टीप असेंट, राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड curve, right hairpin bend, left hairpin bend, right reverse bend, left reverse bend, T section intersection, Y intersection, Y
intersection, side road left, side road right, staggered intersection and what not. तो इतने सारे प्रकार के हमने रोड साइंस देखे, कॉशनरी साइंस देखे, नॉट रोड साइंस, कॉशनरी साइंस देखे. सो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ब्लैक चीज होती है और रेड चीज होती है, रेड बॉर्डर ब्लैक सिंबल, ठीक है. यूज टू कॉशन एंड अलर्ट द रोड यूजर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर और एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन हजार्डस कंडीशन, की कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ खतरनाक से होने वाला है. नेक्स्ट है इंफॉर्मेटरी गाइड. अब बेसिकली किस बारे में है, पब्लिक फोन के बारे में, कि भाई आपको कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं या कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल होने वाली, उन सारी चीजों के बारे में ये सारे के सारे साइंस हैं. जस्ट गिव इट अ ग्लांस, ठीक है. मूविंग ऑन, ये क्यों दिए जाते हैं? ऑल इंफॉर्मेटिव साइंस आर गाइडिंग साइंस फॉर फैसिलिटीज आर रेक्टेंगुलर शेप. आप देखो इनका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, ठीक है. ब्लू कलर से इंडिकेट करा गया है, ठीक है. इट इंडिकेट्स लोकेशन डायरेक्शन टू फैसिलिटी लाइक कौन कौन सी फैसिलिटी के बारे में बात करता है, जैसे फ्यूल स्टेशन, ईटिंग प्लेस या पार्किंग के बारे में. शैल बी सिंबल विद इन अ रेक्टेंगुलर बोर्ड विथ ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है. कलर ही चेंज कर दिया हमने ताकि हम कोई डिफरेंट चीज इंडिकेट कर सके. चलो मूविंग ऑन, द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट. अब ये जो है ये नए चेंजेस हैं. अभी तक जो हमने देखे वो पुराने चेंजेस हुआ करते थे. तो नाउ वी आर कंक्लूडिंग द सेशन. हम ये देख रहे हैं कि भाई बाय द एंड ऑफ द सेशन हम ये समझ पाएंगे कि हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने 2019 के मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल से लेके आए. तो जस्ट गिव इट अ रीड, देखो कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है. इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 15 जुलाई 2019 बाय द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. द बिल सीक्स टू अमेंड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टू प्रोवाइड फॉर रोड सेफ्टी. तो बेसिकली हमने रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग ये बिल को पास किया था और हमने ये सारे बेसिक चीजें को इसमें देखा. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो मेक अ स्कीम फॉर प्रोवाइड इंटरन रिलीफ टू क्लेमेंट सीकिंग कॉम्पनसेशन अंडर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. सो बेसिकली हमने क्या देखा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग चीजें कैसे होंगी. द बिल इंक्रीजेस द मिनिमम कॉम्पनसेशन फॉर हिट एंड रन केस एज फॉलोज. मतलब अगर बिल जो है आपका पास हो जाता है या फिर बिल जो है जो चीज़ें नहीं लेके आया है तो उसमें कुछ मिनिमम कॉम्पनसेशन. अब कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन पेनल्टी और फाइन में कुछ अंतर होता है क्या? भाई फाइन अलग चीज़ है, पेनल्टी अलग चीज़ है, एंड कॉम्पनसेशन इज टोटली डिफरेंट. कॉम्पनसेशन विक्टिम को पे किया जाता है, फाइन पेनल्टी आप स्टेट को देते हो. आप पे इतना फाइन लगाया गया क्योंकि आपका अपराध साबित हो गया, पेनल्टी आप पे इसलिए लगाई गई ताकि आप ये चीज़ ना करो नेक्स्ट टाइम, आपका ये बिहेवियर नेक्स्ट टाइम ना हो. एंड जो कॉम्पनसेशन है वो आप एक्ट कर चुके हो, आप सीधे विक्टिम को पैसा दे रहे हो, ठीक है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम. तो द बिल इंक्रीज द मिनिमम कॉम्पनसेशन फॉर हिट एंड रन केसेस. तो बेसिकली जो मिनिमम कॉम्पनसेशन था उसको इंक्रीज कर दिया. तो अगर डेथ हो जाती किसी व्यक्ति की तो उसको 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मिलेंगे. और बोलोगे सर हमने एक रेंज क्यों दे दी? Why there's a range for death? बेसिकली हर व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू डिफरेंट होती है और हर व्यक्ति के केस टू केस बेस पे पता भी चलता है कि कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस थी कि नहीं थी, ठीक है. तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसमें नेग्लिजेंट एक्शंस में उतना आपका कॉम्पनसेशन कम हो जाएगा. इन केस ऑफ ग्रेवियस इंजरी, अगर बहुत ज़्यादा भयंकर इंजरी हो जाए तो 12,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का एक अमाउंट मिल सकता है आपको, ठीक है, अगर आपको कोई ग्रेवियस इंजरी हो जाती है तो. नेक्स्ट है कंपलसरी इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कौन करता है? तो इंश्योरेंस केस में बेसिकली ये है कि हम आपके साथ हैं फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप हमारा प्रीमियम पे कर रहे हैं. एंड यू हैव टेकन द पॉलिसी कि आगे आने वाले 60 ईयर्स तक आई एम इंश्योरिंग यू फॉर योर लाइफ. अगर आपकी किसी भी नेचुरल कॉज से डेथ होती है तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, पर उसके एवज में आपको नेक्स्ट 20 ईयर्स तक मुझे 10-10 हज़ार रुपए का पर मंथ का प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है. दैट मेक्स इट अराउंड 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर. सो आप 20 ईयर्स तक इसको देते हो और फिर ये इंश्योर करते हो कि भाई कोई भी एक सर्टन एज तक आपकी लाइफ इंश्योर्ड है. उसके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है नेचुरल कॉज से तो आपको मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा. तो दिस इज हाउ इंश्योरेंस वर्क्स. इंश्योरेंस ऐसे ही वर्क करता है. तो कंपलसरी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके आया. द बिल रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड टू प्रोवाइड कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स. तो सरकार ने बोला हमें एक मोटर व्हीकल का फंड बनाना चाहिए, ठीक है. ये जो फंड होगा ये किस चीज के रिगार्डिंग होगा? मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट के रिगार्डिंग होगा कि जितने भी एक्सीडेंट्स होंगे इसमें से पैसा दिया जाएगा. किसको दिया जाएगा? विक्टिम्स को दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी रोड के यूजर्स हैं. अब ये जो हम राइट दे रहे हैं, जितने भी रोड के यूजर्स वर्ड यूज कर लिया मैंने, तो यूज मतलब एवरी पर्सन या एनी पर्सन, और एवरी पर्सन मतलब हर कोई व्यक्ति, और एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति. अगर यूजर्स दे दिए तो मतलब इसमें क्या फॉरेन सिटीजन भी इंक्लूड है? अगर फॉरेन सिटीजन का एक्सीडेंट हो जाता तो उसको भी इतना ही सेम कॉम्पनसेशन स्कीम के हिसाब से पैसा मिलेगा क्या? आंसर है यस.
नेक्स्ट है गुड समैरिटन लॉ। अब गुड समैरिटन लॉ क्या है भाई? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई थी गुड समैरिटन लॉ, ठीक है, एंड उसके बाद ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा। तो ये क्या बोलता है? द बिल डिफाइंस गुड समैरिटन एज अ पर्सन हु रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल असिस्टेंस टू अ विक्टिम एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई गाड़ी ठोक दी और गाड़ी ठोकने के बाद, हाँ गाड़ी ठोक दी और गाड़ी ठोकने के बाद आप भाग गए वहां से, आपको डर लग गया, यू वर नॉट देयर, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ठोक दी, उसके बाद आप रुके पर आपने सोचा यार कौन इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और आप वहाँ से चले गए। या फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ठोकी और आपने देखा ही नहीं कौन व्यक्ति मरा जिंदा, आप सीधे ही चले गए। या फिर आपने देखा गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति ने ठोक दी पर आपने देखा और ये किसी व्यक्ति ने ठोकी है, अब आपने एम्बुलेंस को कॉल लगाया, अब आप एम्बुलेंस का वेट कर रहे हो। या फिर ये होगा किसी व्यक्ति ने गाड़ी ठोकी है, उसके बाद फिर आपने देखा, फिर आपने बोला अरे कौन इन सब चीज़ों में पड़े और भाग जाते हो उस जगह से। यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम बट स्टिल गुड समैरिटन पॉलिसी आपको कुछ अलग प्रकार की चीज़ों में बात करती है। वो बोलती है कि आप गुड समैरिटन बन जाए, यू आर अ पर्सन हु रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल असिस्टेंस। अगर कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, नॉन मेडिकल असिस्टेंस चाहिए लास्ट मोमेंट पे किसी व्यक्ति को सीन ऑफ एक्सीडेंट पे, और कौन सा व्यक्ति होगा? वो विक्टिम होगा जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो आप माना जाएगा कि आप गुड समैरिटन है। गुड समैरिटन मतलब अच्छा आदमी आप, ठीक है, यू आर गुड पर्सन, अच्छी औरत है आप, ठीक है। द असिस्टेंस मस्ट हैव बीन, अब ये कैसे होना चाहिए असिस्टेंस? आपकी जो व्यक्ति हेल्प करेगा उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? गुड फेथ में करे वो, मतलब किसी अल्टीरियर मोटिव से ना करे, वॉलंटरी करे, किसी के बोलने पे ना करे, खुद के मन से आना चाहिए, मतलब अपनी स्वेच्छा से करे, अपनी कंसेंट से करे, और एक चीज को एक इफेक्ट दे विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड। कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई तुम्हारी जान बचाऊंगा तो मुझे सरकार देगी कुछ पैसा, इस चीज का कोई आपका इंटेंशन नहीं, बस आप जान बचाने में इच्छुक हैं किसी दूसरे व्यक्ति की। सच अ पर्सन विल नॉट बी लायबल, कुछ आप उस ऐसे इंसान की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। कैसी लायबिलिटी बनेगी? ना ही सिविल लायबिलिटी बनेगी, ना ही क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। मतलब ऐसा होता था पहले, कोई व्यक्ति रिपोर्ट करता था क्राइम, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता था, उस व्यक्ति को बोला था कि भाई तुमने ही क्राइम कमिट करा है, ठीक है, तुमने ही क्राइम कमिट करा है, और ऐसे करके उस व्यक्ति को फंसा दिया जाता था उस केस के अंदर कि भाई आपको थाने आना पड़ेगा, हाजिरी होगी, ये होगी, वो होगी, तो व्यक्ति इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता था। तो अब कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं एक लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, इस वजह से मैं उस व्यक्ति को मरता हुआ छोड़ दूं, ये नहीं होना चाहिए। तो द पॉइंट इज कि हमने ऐसी कोई सिविल, ऐसी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी से उसको एब्सॉल्व कर दिया है एज ऑफ नाउ। उसका इंटेंशन गुड होना चाहिए, वो गुड फेथ में वो करेगा, वो चीज़ वॉलंटरी करेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड। मूविंग ऑन, such a person will not be liable for any civil and criminal action for any injury, कौन सी इंजरी? लीगल इंजरी या फिर फिजिकल इंजरी, और डेथ of any accident victim caused due to the negligence in providing assistance to the victim। बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, यहाँ लिखा है कि उस व्यक्ति को लायबिलिटी नहीं होगी सिविल या क्रिमिनल नेचर की अगर उस व्यक्ति को कोई हानि हो जाती, इंजरी हो जाती, कोई डेथ हो जाती उस व्यक्ति की, एक्सीडेंट विक्टिम की, क्योंकि ये इंसान नेग्लिजेंट था। मतलब इस इंसान को सीपीआर देना था, इसने गलत तरीके से सीपीआर दिया, पर इसने कोशिश तो करी, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, इस हॉस्पिटल की जगह वो दूसरे हॉस्पिटल लेके चले गया, उसको पता ही नहीं था ये चीज़, ये उसका गूगल मैप ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, तो ये नेग्लिजेंट था अपने एक्शंस में। तो इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, भाई तुमने ढंग से मदद पहुंचाई नहीं इसलिए तुम जेल जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो गुड समैरिटन लॉ इसी बारे में बात करता है। मूविंग ऑन, रिकॉल ऑफ व्हीकल्स। अब रिकॉल ऑफ व्हीकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज लेके आए हमारे इस अमेंडमेंट एक्ट से। तो बेसिकली द बिल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर फॉर रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल इफ अ डिफेक्ट इन द व्हीकल में कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट और द ड्राइवर और द रोड यूजर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने बड़ी सिंपल सी बात करी रिकॉल ऑफ व्हीकल वाले प्रोविजन के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो ऑर्डर कर सकता है सारे के सारे मोटर व्हीकल को जिसके अंदर डिफेक्ट है, जिससे डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को, मतलब स्क्रैपिंग कर दी जाएगी आपके व्हीकल की क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द रिकॉल्ड व्हीकल विल बी रिक्वायर्ड, जो मैन्युफैक्चरर रहेंगे उनको ये देना है, रीइंबर्स द बायर्स फॉर द फुल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। अगर आप, मतलब यहाँ पे दो बातें करी गई हैं, या तो आपकी व्हीकल को हम स्क्रैप कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में दिया है हल्का हल्का सटल तरीके से कि हम व्हीकल को रिकॉल करेंगे, पर रिकॉल करना इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्रैपिंग। दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक तो होता है स्क्रैप कर देना बिकॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इतने ज्यादा लेवल का हो रहा है कि हमको उसको स्क्रैप करना जरूरी है, तो दैट इज अ स्क्रैपिंग पॉलिसी। रिकॉल पॉलिसी इज कि आपका व्हीकल डिफेक्टेड है पर आपने तो बोनाफाइड इंटेंशन में खरीदा है, तो मतलब मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरर को पैसा देना पड़ेगा, फुल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर
पैसा दे या फिर रिप्लेस कर दे। रिप्लेस अ डिफेक्टिव व्हीकल विद अनदर व्हीकल विद सिमिलर और बेटर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलप अ नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। अभी जैसे हमने नेशनल मीडिएशन पॉलिसी लेके आए थे, नेशनल आईपीआर पॉलिसी लेके आए थे, वैसे हम नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी भी लेके आए इन कंसल्टेशन में स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में हम लोग नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाएंगे। द पॉलिसी विल, क्या क्या करेगी पॉलिसी, एस्टैब्लिश अ प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। एक बड़ी सा प्लानिंग फ्रेमवर्क बनाएगी रोड ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कि भाई कैसे चीजों का निर्देश पालन होगा। डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर ग्रांट ऑफ परमिट्स, कि किस व्यक्ति को परमिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसका एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनेगा, डिजिटल फ्रेमवर्क बनेगा। स्पेसिफाई प्रायोरिटीज फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमंग अदर थिंग्स। तो इस बारे में हमने नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में सोचा है। नेक्स्ट है हमारा रोड सेफ्टी बोर्ड। अब रोड सेफ्टी बोर्ड क्या करता है, बेसिकली हमने बोला एक नेशनल लेवल का रोड सेफ्टी बोर्ड होना चाहिए टू बी क्रिएट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बना सकती है, नोटिफिकेशन के थ्रू बना सकती है, मतलब एक तरह का फोर्स ऑफ लॉ होगा। आर्टिकल 13 हम देख चुके हैं हमारे कर लो बात के सेशंस में कि नोटिफिकेशंस आर आल्सो हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, बट वो एग्जीक्यूटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। द बोर्ड विल एडवाइस, बोर्ड क्या करेगा, एडवाइस करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करेगी, सॉरी बोर्ड एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और इन सबसे ऊपर क्या है, बोर्ड, जो कि एडवाइजरी प्रकार का बोर्ड है। वो एडवाइस करेगा कि भाई स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए मोटर व्हीकल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रकार के मोटर व्हीकल इंडिया में अलाउ होने चाहिए दूसरी कंट्री के, यस नो, ये देखा है क्या। अभी ये जो व्हीकल लिया गया था इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, यस नो, इस बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल, किस टाइप का स्टैंडर्ड रखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ व्हीकल, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस व्हीकल का किस प्रकार होना चाहिए, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स फॉर रोड सेफ्टी, भाई रोड सेफ्टी में अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, ठीक है। फिर हमने देखा एक ऑटोमेटिक सेंसिंग डिटेक्शन प्रकार की व्हीकल आ रही है। कुछ ऐसी व्हीकल्स आ रही हैं जो ऑलरेडी विदाउट एनी पायलट चलती है, विदाउट एनी ड्राइवर चलती है, मतलब सेल्फ ड्रिवन कार्स, ठीक है। इंडिया में आ रही है, जैसे टेस्ला बाहर की कंट्री में है, वैसे इंडिया में भी टेस्ला अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है। एंड बहुत सारे हमने देखे इंस्टेंसेस जहाँ पे एलॉन मस्क की बात हो रही मोदी जी से, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि शायद एडवेंट ऑफ टेस्ला इन इंडिया हो सकता है, पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा किसी चीज़ की, पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के लोगों का जो माइंडसेट है, इंडिया की जो रोड की कंडीशंस है, आई थिंक ईवी तो चलो ठीक है, बट सेल्फ ड्रिवन कार्स आर नॉट मेंट फॉर इंडिया, बिकॉज उसका प्रॉपर रोड डिटेक्शन एंड चीज़ें, इट वुड नॉट वर्क प्रॉपरली इन इंडिया। कभी भी आया, कभी भी रास्ते में कोई कुत्ता आ गया, गाय आ गई, तो भाई खेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम नए प्रमोशन ऑफ न्यू व्हीकल की टेक्नोलॉजी जो है उसके रिगार्डिंग में हमारा एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करेगा, एंड टाइम टू टाइम ये बोलेगा कि क्या चीज़ें हम, क्या चीज़ों के हिसाब से हम सही हैं, क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में अभी हम रेडी नहीं हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। सो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, द बिल इंक्रीजेस पनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाई है, ड्रग्स करके गाड़ी चलाई है, या किसी ऐसे सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस के अंदर जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी बैंड है, सो इस प्रकार की चीज के चलते आपका फाइन 2000 की जगह 10,000 कर दिया जाएगा। तो अगर आपने दारू पी की गाड़ी चलाई तो सीधे 10,000 की पेनल्टी ठोकेगी आपके ऊपर। फिर आप प्रूफ करते रहो, ब्रेथ एनालाइजर को प्रूफ करते रहो रॉन्ग कि उस टाइम पे आपने किया था कि नहीं किया था ये। इफ अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर फेल्स टू कंप्लाई विद द मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड्स, अगर व्हीकल मैन्युफैक्चरर उसने मोटर व्हीकल के स्टैंडर्ड्स को नहीं माना तो ही विल बी फाइंड अप टू 100 CR और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और बोथ। सो बेसिकली हमने यही देखा पूरे के पूरे सेशन में कि यार कितने प्रकार की पेनल्टी, कितने प्रकार के ऑफेंसेस, कितने प्रकार के फाइन एंड अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दीज काइंड्स ऑफ एक्ट। सो स्टार्टिंग से अगर हम देखें, एक छोटा सा कोई रिकैप देखें, तो हमने देखा कि लॉ क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा ये जो लॉ इन्फोर्स होता है उसका बेसिक ग्राउंड नॉर्म क्या है, हम लॉ की सबसे ज्यादा पावर कहां से विड्रॉ करते हैं, तो देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से विड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने ये नोट डाउन करा कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात करता है कि 3 लिस्ट होंगी, एंड 7th शेड्यूल में से हमने देखा कि भाई 7th शेड्यूल बोला था, शेड्यूल बोल दिया, शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल में से लिस्ट ए के अंदर 23rd एंट्री के अंदर मोटर व्हीकल रेगुलेट होता है। मोटर व्हीकल जो रेगुलेट होता है उस
की पावर हमारे लिस्ट ए से आती है। अब मिनिस्ट्री हमने बना दी, MORTH नाम की मिनिस्ट्री बना दी, जिसके अंदर 2 विंग बनाई, ट्रांसपोर्ट विंग बनाई, फिर हमने दूसरा बनाया रोड विंग। ट्रांसपोर्ट विंग किस बारे में बात करता है, रोड विंग किस बारे में बात करता है, आपके सामने। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट एक्ट देखे। हमने देखा फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट, हमने देखा रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन एक्ट, फिर हमने देखा नेशनल हाईवे एक्ट, फिर देखा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, फिर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। देन वी हैव शिफ्टेड टू मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें मैं सारे प्रोविजंस नहीं पढ़ना, कुछ नए प्रोविजंस पढ़ने। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटीज एक्ट। उसके बाद मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, जिसके बारे में मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर करी कि हाउ आई हैव लर्न दिस एक्ट। देन कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट, कि नेशनल हाईवे का कंट्रोल कैसे होगा। उसके बाद हमने कैरेज बाय रोड एक्ट देखा, जहां से क्लैट के सवाल बन सकते हैं। एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आपके मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर हमने बेसिक्स देखे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से प्रकार के डिवाइसेस कंट्रोल किया जाएगा, कितने प्रकार के व्हीकल्स हमारे पास होते हैं। तो अलग अलग यूटिलिटी, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हमारे पास होते हैं। ये सारे व्हीकल्स को हमने देख लिया। उसके बाद हमने मोटर व्हीकल की डेफिनेशन देखी कि भाई मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होना चाहिए और 50 सीसी से कम होना चाहिए, 25 सीसी से कम होना चाहिए। फिर हमने देखा कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए माइनर की, भाई 18 से नीचे होना चाहिए और 16 से ऊपर होना चाहिए तो लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, और 18 के नीचे कोई व्यक्ति ड्राइव नहीं कर सकता। अब कोई व्यक्ति जो ड्राइव करेगा वो 50 सीसी तक की गाड़ी ड्राइव कर सकता है। फिर हमने देखे 3 प्रकार के रोड साइंस। ये जो रोड साइंस थे, इसमें सबसे पहला प्रकार का जो साइंस था वो था हमारा मैंडेटरी साइन, सेकंड था हमारा कॉशनरी साइन, थर्ड था हमारा इंफॉर्मेटरी गाइड साइंस। उसके बाद हमने देखे कि करके सारे के सारे साइंस, और हमने देखा उनका पर्पस क्या है। ये आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे। मूविंग ऑन, हमने देखा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ। अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीसेंट एक न्यूज़ बन के आता है। प्लस लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, ठीक है, आप थोड़ा पैटर्न देखोगे तो मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग सवाल तो नहीं आए, पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं ऑन टाइम टू टाइम बेसिस कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर एट अ एडवेंट ऑफ 18 ईयर्स। आप 18 साल के होने ही वाले हो या जस्ट हो चुके हो या 1-2 साल बाकी हैं, तो आपको भी ये बेसिक लॉज, पॉक्सो हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, ये पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो आप कुछ ना कुछ कम करके जा रहे हो अपने प्रिपरेशन में। सो वट एवर आई वॉन्ट यू टू कन्वे इज कि रीड करो तो इस तरह रीड करो कि मैं कोई भी चीज़ रीड कर रहा हूँ तो बहुत एक्टिवली रीड कर रहा हूँ, पैसिवली रीड नहीं कर रहा कि भाई मैंने कोई प्रोविजन पढ़ा, ये मैं आपको पढ़ा के गया, या मैंने आपको नोट्स बनवाए तो आप उस चीज़ को इस तरह पढ़ रहे हो कि यार फॉर द टाइमिंग मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका सेशन ऑन मोटर व्हीकल एक्ट। आई होप यू रियली लाइक द सेशन, एंड फॉर मोस्ट ऑफ सेशंस यू नीड टू स्टडी हार्ड, ठीक है, क्योंकि हम तो अपने एंड से मेहनत कर ही रहे हैं, आपको अपने एंड से मेहनत करना रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज कबीर जायसवाल, योर लीगल मेंटर।